अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आपका होने वाला है 2026 अप्रैल 26 में। ठीक है, 26 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और टाइम अभी आपके पास टोटल 1.5 महीने का है। स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शाजिया है और मैं करेंटली स्टैंडर्ड 12th में हूँ। हमारा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि हमें पता रहता है कि सिलेबस ये है, हम यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस दिन हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन कभी कभार हम क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब अगर उसको तुम नेग्लेक्ट करे, तुम एंट्रेंस क्लियर कर भी लोगे फिर भी तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको 19 ईयर्स से ज़्यादा एज आपका होना नहीं चाहिए फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मैं थोड़ा बहुत भूल रही हूँ, बट आपका क्लास 10th में आई थिंक 40 to 50% अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाओगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। मैं क्लैरिफाई करके यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम में क्या है कि 50 मार्क्स का आपका आता है साइंस से क्वेश्चन, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 30 मार्क्स का आपका मैथ्स होता है। 10 मार्क्स का आपका इंडो इस्लामिक होता है, जिसमें से 4 मार्क्स आपका सर सैयद के ऊपर और अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, और जो बाकी का 6 मार्क्स है उसमें आपका मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और फेमस मॉन्यूमेंट, सूफी सेंट्स, ये सब के ऊपर आता है। और 5 मार्क्स आता है जीके का, 5 मार्क्स आता है आपका इंग्लिश का। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम, तो ये होता है कंबाइंड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस से आपका जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा, 10 मार्क्स का इंडो होगा, जैसे कि मैंने साइंस स्ट्रीम के लिए बताया, और इंग्लिश 5 मार्क्स, जीके 5 मार्क्स। तो बहुत लोगों का ये दिक्कत होता है ना कि मुझे मैथ्स उतना नहीं आता है। यूपी बोर्ड में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स ऑप्शनल था और उन लोगों ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, क्लास 8 में छोड़ दिया। तो उन बच्चों का क्या करें फिर? उन बच्चों को तो मैथ्स आता नहीं है उतना, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे फोकस करो जिस पे आपका फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई, यहाँ से मैं कर लूँगा या कर लूँगी। जैसे कि आपका साइंस बहुत अच्छा है या आपका आर्ट्स बहुत अच्छा है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे फोकस करो। थोड़ा बहुत इंडो इस्लामिक देख लेना, क्योंकि वहाँ पे फ्री के मार्क्स आते हैं। तो अभी इंडो इस्लामिक पढ़े कहाँ से? इंडो इस्लामिक पढ़ने के लिए भाई यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनका आप इस्तेमाल करो, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। फिर आता है कि गाइड पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो भाई मेरे लिहाज से, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि गाइड इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि भाई मैं जब जामिया का दी थी तो मैंने गाइड से प्रिपरेशन करा था। फिर मुझे एमयू का एग्ज़ाम दे के लगा कि भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गया। तो मैं बात कर रही थी गाइड का। तो जब मैं जामिया का प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे एमयू के एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लगा कि अगर मैं गाइड से पढ़ती तो भाई सिलेक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि गाइड में उतना नहीं होता है जितना आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, बार बार पढ़ो। आप एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये हो गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यूट्यूब का खूब भाई बहुत यूज़ करो, यूट्यूब को बहुत ही एज ए यूज़फुल रिसोर्स मानो, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, इंडो इस्लामिक के लिए, बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं। उसके बाद आप टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे एग्ज़ाम में मतलब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी उतने अच्छे से। मतलब मैं मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन वगैरह मतलब उतना अच्छे से कर नहीं पाई थी, जबकि मुझे आता था, मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, लेकिन मैं मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी टाइम का। तो मॉक टेस्ट लगाओ, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ तुम। और मॉक टेस्ट का बात है तो वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 199 के लिए। ठीक है, एट ₹199 यू विल गेट द मॉक टेस्ट। 5 सेट्स होंगे आपके मॉक टेस्ट के,
जिसमें कि आपको 10 ईयर के PYQ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, तो भाई आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड दे विल प्रोवाइड यू विद अ मॉक टेस्ट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि लो तो लो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लेना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। मेरे टाइम में तो कोई था नहीं मुझे गाइड करने के लिए, मुझे पता भी नहीं था कि मॉक टेस्ट होता क्या है। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है और इसका मीडियम रहने वाला है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे। तो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिला हमें, तो हम नहीं बना पाए, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम गए हो सेंटर पे पहुंच गए, तो सेंटर से पहुंचने के पहले तक भाई पढ़ते रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, अब क्या ही पढ़ना, बहुत पढ़ लिए, छोड़ देते हैं। बट तुम जो नोट्स वगैरह बनाए हो, चिट नोट्स हैं तुम्हारे पास, छोटे छोटे नोट्स हैं, रिवाइज़ करते रहो क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। सेंटर पे पहुंचने के बाद छोड़ दो। सेंटर के पहले जितना पढ़ा, बहुत पढ़ा, काफ़ी है तुम्हारे लिए। 1.5 महीना है अभी, बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास। सिलेबस 9-10 का है, तो कर लोगे, 1.5 महीना आराम से कर लोगे। मैंने खुद 20 दिन में करा था और मेरा रैंक 20 आया था। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि सेंटर पे पहुँचो, उसके बाद से तुम वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटो, एडमिट कार्ड, सब ध्यान से लेके जाना। और OMR शीट भरते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आज भी ऐसे बच्चों से मेरी मुलाकात होती है जो ये बोलते हैं ना कि अभी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतने इतने सही अटेम्प्ट करे थे, आंसर की भी मिलाया था, बट उनका रिजल्ट में नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने OMR शीट में गलत मार्किंग करी थी। तो आप जब भी OMR शीट मार्क करो, आप क्या करो कि रोल नंबर देखो, फिर उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग डॉट लगा दो OMR शीट पे, क्रॉस चेक करो, उसके बाद से फिल करो। और फटना चिटना नहीं चाहिए OMR शीट, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलता है तो भाई शुरू के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर टफ बनाए जाते हैं, गुमराह करने के लिए। तो उससे डीमोरलाइज नहीं होना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि शुरू के ही 5-6 क्वेश्चन टफ लगते हैं। बट आप जैसे ही पेज पलटोगे, लास्ट में जैसे ही आप जाओगे ना भाई, लास्ट में इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब वो तुमको मोटिवेट करने के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हैं। शुरू में तुम थोड़ा सा मतलब हिचकिचाओगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरा सर घूम रहा है, लेकिन नहीं, लास्ट में पहुंच जाओ या फिर उस पोर्शन में जाओ जहाँ पे तुमने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है। जैसे कि तुम बायो में अच्छे हो या फिर मैथ्स में अच्छे हो, तो फिर उस पोर्शन में जाके सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेबस हो गया तुम्हारा, सिलेबस 9-10 के बुक से आएगा और NCERT ही पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। 9-10 का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद क्या बुक पढ़ना है, क्या बुक नहीं पढ़ना है, तो NCERT पढ़ना है। गाइड वगैरह अगर चाहो तो लगाओ, ना चाहो तो ना लगाओ, ऑप्शनल है। यूज़फुल उतना मैं नहीं कहूँगी। और प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQ लगाओ ही लगाओ। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से तुम्हारा बूस्ट होता है, तुम्हें मतलब एम्पावरमेंट मिलता है कि हाँ भाई मेरा लेवल यहाँ तक है, मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये तुमको पता लग जाएगा। तो मॉक टेस्ट लगाओ, सिलेबस अच्छे से देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, घबराना नहीं है, रिवीजन करते रहना है बार बार, और सेंटर पे जाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दो, डरना बिल्कुल नहीं है। मेहनत करोगे, फल अपने आप दिख जाएगा, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब एंट्रेंस का तो बात हो गया, अब थोड़ा अपने व्लॉग्स के बारे में बात करते हैं। तो व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी मेरे चल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है, फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद थोड़ा ही वक्त बचेगा तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है ग्रेजुएशन के लिए, तो टाइम उतना मिल नहीं रहा है, तो मैं उतने व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एज वेल। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आपको आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ज़्यादा दिन नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।